Welcome students to my iDress Tech World. This is teaching session of my channel. In this video tutorial, I am explaining the very popular terms in computer science. These terms are multitasking, multi-programming, multiprocessing and multi-threading. Today we learn about these terms. What are the following? तो ये क्या है भाई? These are the operating system. These are all features. भाई these all are the features of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के ये फीचर्स हैं कि भाई मान लो सपोज विंडो 10 है, तो विंडो 10 को हम कह सकते हैं कि सपोर्ट्स कि विंडो 10 को हम कह सकते हैं कि विंडो 10 सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. क्या दिक्कत है भाई? विंडोज 10 सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग आल्सो. क्या दिक्कत है? तो ये फीचर्स हैं एक्चुअल में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं. मैं ये कहता हूँ विंडोज एक्सपी सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग. क्या प्रॉब्लम है? ये लिखता हूँ ubuntu सपोर्ट्स all above features like multitasking, multi-programming and multi-threading and multi-processing. What's the problem यार? तो ये फीचर्स हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कि यहाँ पर भाई मल्टीटास्किंग जो है, ये पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो होते थे सिंगल टास्कर. जैसे डॉस आता हमारा, तो डॉस जो है वो सिंगल टास्कर है, ठीक है. तो भाई जो मल्टीटास्किंग जो पॉसिबल हो पाया वो इन दोनों या तीनों की वजह से पॉसिबल हो पाया. तो मल्टीटास्किंग जो है वो मेन फीचर है, और ये इसकी मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग जो है वो इंटरनली सब ब्रांच है ऑफ मल्टीटास्किंग, ठीक है. तो मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल इन टुडेज मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है. लेकिन अगर आप जिद पकड़ के बैठो कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम, अगर आपको यही जानना है तो चलो उसके बारे में आगे आप डिटेल से बात करते हैं. वन बाय वन देखते हैं कि क्या चारों में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो पहले देखते हैं हम मल्टीटास्किंग. ओके नाउ अंडरस्टैंड द मल्टीटास्किंग टर्म in detail. When operating system allow us to work on or run multiple applications at the same time, this happening is called multitasking. Means we are working on multitasking operating system. We are performing the multitask. Okay, example, let's see example. Today we can listen the song during the working in the MS Office, and we can browse the website on Google Chrome. Means जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पर काम कर सकें, तो वो जो फीचर्स है हम ये कह सकते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्क को परफॉर्म कराने के लिए एलिजिबल है, ठीक है. जैसे कि विंडोज़ 10. तो विंडोज़ 10 में हम या विंडोज 7 में या विंडो एक्सपी में जो है, ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे मल्टीटास्कर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. और इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में या टुडेज मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर पाते हैं. एग्जांपल देखते हैं. टुडे वी कैन लिसन द सॉन्ग ड्यूरिंग द वर्किंग इन द एमएस ऑफिस एंड वी कैन ब्राउज द वेबसाइट ऑन गूगल क्रोम, ठीक है. सपोज हम मल्टीटास्किंग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक तरफ मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया आपने, ठीक है. आपने सॉन्ग्स को प्ले कर दिया कुछ, फिर एमएस ऑफिस को ओपन किया, फिर आप अपना काम अपने डॉक्यूमेंट बनाने लग गए. अब डॉक्यूमेंट में कुछ आपको हेल्प की जरूरत थी, कुछ आपको स्पेलिंग चेक करनी थी या कोई आपको डेफिनेशन चेक करनी थी, तो फिर आपने उस टाइम पर आपने गूगल क्रोम को ओपन करा, तो गूगल क्रोम से आपने वेबसाइट ब्राउज की, फिर वो डेफिनेशन या स्पेलिंग लेकर के आप वापस अपने एमएस ऑफिस में गए. तो तीनों एप्लीकेशन जो है वो चल रही हैं, आप पीछे सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, बैकग्राउंड में आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, ठीक है.
तो MS ऑफिस पे काम भी कर रहे हो और इंटरनेट से आप हेल्प भी ले रहे हो गूगल क्रोम एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये इस कंडीशंस को, इस हैपनिंग्स को हम जो है मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि आपकी 3 एप्लीकेशन, इट मींस वी हैव टू ओपन 3 एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम, लाइक मीडिया प्लेयर फॉर प्लेइंग सॉन्ग, MS Office for writing the document, and Google Chrome for browsing the website. Even we can switch the application according our interest or when required. So on our work is continued and done smoothly. ठीक है, तो इस तरीके से हम एप्लीकेशंस को रिक्वायर्ड पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम स्विच करते रहते हैं। मान लो हम काम कर रहे थे, हमें सॉन्ग्स को जो चेंज करना है तो हम वापस मीडिया प्लेयर में जाएंगे, तो जो है एक तरीके का ये जो है आपका मल्टीटास्किंग परफॉर्म हुआ। तो मल्टीटास्किंग जो है एक तरीके से इस हैपनिंग्स को जो है मल्टीटास्किंग फीचर हम कह सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो बिकॉज ऑफ टाइम शेयरिंग कंसेप्ट, टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, जिससे हमें मल्टीटास्किंग का फीचर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा। मतलब जो मल्टीटास्किंग जो मिल रहा है वो टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट की वजह से हमें मिल रहा है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेनली जो है मल्टीटास्किंग वर्क्स ऑन शेयरिंग, टाइम शेयरिंग कंसेप्ट। तो किस तरीके से होता है, तो हमारे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, हमारी जितनी भी हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा प्रोसेसर की स्पीड तेज़ है। तो भाई टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग में जो है एग्जीक्यूशन टाइम स्लॉट जो है, जो एग्जीक्यूशन टाइम स्लॉट है वो डिवाइडेड कर दिया जाता है मल्टीपल एप्लीकेशंस में, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी कि मल्टीटास्क, ठीक है। मल्टीटास्क जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस खुल रही है, मान लो मीडिया प्लेयर भी खुला है, MS ऑफिस भी खुला है, आपका इंटरनेट गूगल क्रोम भी खुला है। तो मल्टीटास्किंग में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट जो है वो 1 बाय 1 होती हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से होती रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो है एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग में एग्जीक्यूशन जो है वो एट ए टाइम नहीं हो रहा है, एक मतलब फर्स्ट जो क्लॉक साइकिल्स में नहीं हो रहा, वो 1 बाय 1 जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे टाइम स्लॉट है यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ जॉब हो गई। सपोज फर्स्ट वाला जो है वो जॉब नंबर 1 है या एप्लीकेशन नंबर 1 है, फिर सेकंड वाला एप्लीकेशन 2 है और थर्ड वाला आपका एप्लीकेशन 3 है। तो यहाँ पर जो है 3 एप्लीकेशन हैं, ABC, A डिनोट करेगा मीडिया प्लेयर को, B डिनोट करेगा MS ऑफिस को, C डिनोट करेगा क्रोम को। तो भाई 3 एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली सपोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब है, ये इधर एक्स एक्सेस पर जो है नंबर ऑफ जॉब बता रहा है, और वाई एक्सेस पर ये टाइम स्लॉट और एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पर टाइम स्लॉट्स आएंगे 1 बाय 1 और एग्जीक्यूशन होगा, बट ये जो है बहुत तेज होगा। तो यहाँ पर ये जो बता रहा है टाइम को, ये टाइम स्लॉट बता रहा है, ये टाइम स्लॉट्स बता रहा है यहाँ पर। ये पहला ए एप्लीकेशन पे पहला आया T1 का इतना पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर T2 स्लॉट आया, फिर इतना आया, फिर T3 स्लॉट आया, फिर C एग्जीक्यूशन हुआ, फिर वापस एकदम से T4 आया, AX का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, B T5 पर स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट पार्ट B का, फिर C का सेकंड पार्ट, इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। तो कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो एप्लीकेशन जो है वो पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में एग्जीक्यूशन चल रहा है प्रोसेसर के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। T1 T2 T3। तो फर्स्टली सपोज एग्जीक्यूट जॉब A और टास्क A on T1 slot, the first turn, okay, the first cycle or first number of execution times. How many time slots takes the every application? Okay, here A takes the 5 slot to complete, B takes the 6 time execution, okay, C takes the 4 times execution, okay, to complete the execution. तो job A or task A terminates at T3, job B terminates at T15, job C terminates at T12, okay. Then तो यहाँ पर ये T1 T2 T3, तो भाई टाइम स्लॉट आया एग्जीक्यूशन का, ओके। तो A जो है भाई A का जो फर्स्ट पार्ट है, कुछ पार्ट जो एग्जीक्यूट हुआ T1 पे हुआ, फिर T2 स्लॉट आ गया, फिर T2 पे B का कुछ पार्ट हुआ, फिर T3 आ गया, T3 पे C का कुछ पार्ट हुआ। तो ऐसे टाइम पर T1 स्लॉट पे, T2 स्लॉट पे, T3 स्लॉट पे तीनों जॉब्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब कुछ पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। फिर T4 T5 T6 पे जॉब का कुछ और पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, T4 पे हुआ, ठीक है A, फिर T5 पे B, देन T6 पे C, ओके सेकंड पार्ट, फिर T7 पे A, T8 पे B, फिर T9 पे C, फिर T10 पे I एग्जीक्यूशन, T11 पे B आया, T12 पे C आया, T12 पे अब फोर स्टेप्स में C इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट T3 आया,
T12 के बाद T3 स्लॉट एग्जीक्यूशन स्लॉट्स आया। अब A टर्मिनेट हो गया T यानी कि 5 पार्ट्स में, फिर B आया, फिर T15। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर एक आपको टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो टेबल का यहाँ पे नाम है आपका ABC, जो कि 3 जॉब है, ABC जो कि 3 जॉब है या 3 एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट और टाइम शेयरिंग कंसेप्ट का यूज करते हुए किस तरीके से मल्टीटास्किंग फीचर में एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन होता है, तो इस तरीके से देखेंगे। तो सपोज आप जो है 3 एप्लीकेशन एट ए टाइम आप ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन, जो एक्टिव टाइम है, जो एक्टिव एग्जीक्यूशन है, वो 1 by 1 ही होता है। ठीक है, तो जो देयर आर 3 जॉब्स, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी और 3 टास्क, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी। ओके, जॉब एंड टास्क आर सेम। तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टी स्लॉट है, तो टी स्लॉट पे कौन से जॉब का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ऑरेंज कलर से जो आएगा वो जो है अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, और फिर धीरे धीरे जो है स्विचिंग होती जाएगी। तो एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट हुआ इस टाइम, ये आ गया। ठीक है, T1 स्लॉट आया। T1 स्लॉट का जो जॉब ए है या टास्क ए है उसका फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर T2 पे बी का फर्स्ट पार्ट, फिर T3 पे सी का फर्स्ट पार्ट। तो स्विचिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन जो है वो स्विचिंग हो रहा है, टाइम शेयरिंग यानी टाइम शेयरिंग कंसेप्ट यूज करते हुए। ठीक, फिर T4 स्लॉट आया, तो फिर ए का सेकंड पार्ट हुआ, फिर बी का सेकंड पार्ट हुआ, फिर सी का सेकंड पार्ट हुआ T6 पर। इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा, इसी तरीके से ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली हमें लगता नहीं है, ये हमें बहुत तेजी से होता है। ये देखो स्टार्ट होता है ये इस तरीके से, Sequentially एग्जीक्यूशन होता रहता है। Now multitasking is completed. I hope you may understand very well. If any confusion you have, you can comment me, you can ask me. Then students, let's start next term, the multi-programming. Basically, multi-programming works based on the context switching. And what is the meaning of context switching? The context switching means कि CPU जो है वो CPU के पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूशन होने के लिए। अगर सपोज चार जॉब है उसके पास, 4 प्रोसेस हैं उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो एक तरीके से सपोज अगर वो 1 by 1 एग्जीक्यूट में करता होगा, और 4 में से अगर थर्ड वन या बीच की कोई प्रोसेस अगर कुछ वेट ऑपरेशन पे लग जाए, IO ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे, अगर वो वेट ऑपरेशन पे चली जाए, तो फिर कैसे CPU उसको हैंडल करेगा। देखते हैं इस चीज़ को आगे। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इट वर्क्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आगे देखेंगे क्या चीज़ है। इट इज़ यूज टू मेक बिजी टू प्रोसेसर। ओके, तो भाई मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट लाया गया वो ये इसलिए लाया गया क्योंकि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो इस प्रोसेसर की जो ये फास्ट स्पीड है, तो इस फास्ट स्पीड का फुल यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग जो है एक तरीके से स्पीड को जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो क्या चीज़ है मल्टी प्रोग्रामिंग आगे। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू गेट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एज मच एज पॉसिबल, यानी CPU का फुल यूटिलाइजेशन जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतनी ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस जो है किसी भी कंप्यूटर, किसी भी PC की अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो CPU जो है हमारा बहुत फास्ट वर्किंग करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक्चुअली CPU स्पीड इज सो फास्ट देन अवर वर्किंग स्पीड। समटाइम्स इफ CPU हैज अ IO ऑपरेशन जो कि यूजर द्वारा किए जाने हैं, IO ऑपरेशन जैसे कोई फॉर्म फिलिंग का काम हो गया तो वो यूजर ही करेगा। ठीक है, इनपुट जो कोई भी एंट्री है इनपुट वो तो यूजर ही देगा ना, प्रोसेसर तो सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, actually CPU's speed is so fast than our working speed. Sometimes if CPU has a IO operation, input output operation, कुछ ऐसे ऑपरेशन जो कि हमारे द्वारा किए जाने वाले हो, IO process to execute, but user does not input any response, then CPU have to stuck in wait because CPU is not getting any response by user. And if CPU sit in wait, then the all necessary process run in background will be response by user. And if CPU sit in wait, then the all necessary process रन इन बैकग्राउंड विल बी स्टॉप, और जो फास्ट कंप्यूटराइजेशन है वो जो है बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, वो बिल्कुल फेलियर हो जाएगा। तो भाई ये यहाँ पर क्या चीज़ कह रहे हैं, भाई ये यहाँ पर इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो CPU जो है वो बहुत सारे ऑपरेशंस करेगा, वो अपने खुद के जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग रिलेटेड जो ऑपरेशंस है उनको भी करेगा, जो यूज़र ऑपरेट कर रहा है, जो यूज़र काम कर रहा है उनको भी परफॉर्म करेगा, जो उसके साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी हुई जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, स्पीकर वगैरह या प्रिंटर जो जुड़ा हुआ है तो उनसे भी रिलेटेड
प्रोसेस को वो करेगा। बट सीपीयू जो है तभी कर पाएगा जब सारी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन होने के लिए फ्री हो, या कोई अगर कोई प्रोसेस बाउंड हो गई या यूजर द्वारा, जैसे कोई प्रोसेस जो यूजर द्वारा एग्जीक्यूट कराई जाएगी तो वो यूजर द्वारा बाउंडेड है, और अगर यूजर किसी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता तो सीपीयू जो है वो स्टक हो जाएगा या वेट में चला जाएगा। तो भाई सीपीयू जो है वो वेट में ना जाए, तो इसी तरीके से इस चीज को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि जो प्रोसेस अगर कोई बिजी है किसी भी आईओ ऑपरेशन द्वारा, तो सीपीयू जो है उन प्रोसेस में ना फंसे, उनको लैप्स कर दे और अगली वाली जो प्रोसेस है उसको वो एग्जीक्यूट कर दे। आगे देखते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं जो यूजर द्वारा जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो भाई यूजर तो जो है वो रिलैक्स होता है, वो आलसी होता है, ठीक है। जब पता लगा अभी काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। तो आगे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सपोज वी आर फिलिंग अ फॉर्म, इनपुट फॉर्म कोई हम एंट्री फॉर्म कर रहे हैं, किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मान लो सपोज, इन विच वी हैव टू इनपुट बेसिक एंड एडवांस डिटेल्स अबाउट यू, ठीक है। तो किसी कोई आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कि ई साइट पर आप या अमेजन पे कोई अपना अकाउंट लॉगिन बना रहे हो, तो उसमें जो डिटेल्स हैं वो तो आप ही भरोगे, ठीक। तो इट इज कॉल्ड यू आर परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशंस। तो इस तरह की जो इनपुट डिटेल्स को हम भरते हैं, जो फॉर्म फिलिंग करते हैं, जैसे आप अपना कोई एजुकेशनल अपने कोर्स का कोई आप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो, तो इस तरह की जो ऑपरेशंस होते हैं वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्म बाय, शुड बी परफॉर्म बाय यूजर, जो यूजर ही वो कंप्लीट करेगा। तो means processor is demanding to input sometime. Now you are confused with a input entry in that form and you need some minutes to acquire, ठीक है। तो भाई मान लो सपोज सिचुएशन यहाँ पे इस तरह की रखी हुई है, अगर आप कोई भी इनपुट एंट्री फॉर्म भर रहे हो, कोई भी इनपुट एंट्री फॉर्म फिलिंग भर रहे हो और आप किसी एंट्री में कंफ्यूज हो, तो आप क्या करोगे, या तो किसी स्पेशलिस्ट से पूछोगे कि भाई इस एंट्री में क्या आना है, तो उस टाइम पे तो वेट ऑपरेशन लग जाएगा ना सीपीयू में, मतलब उस टाइम तो वेट हो जाएगा, आपको कुछ रिलैक्स या वेट करना पड़ेगा ना, और सीपीयू जो है वो रेडी है आपसे इनपुट लेने के लिए। तो भाई इस सिचुएशन पे सीपीयू जो है वो वेट ऑपरेशन पे ना बैठे, क्योंकि आपने तो वेट दे दिया, क्योंकि आपको तो जो एंट्री जो है वो देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी टर्म्स की, उसमें किस तरह का डेटा आपको इनपुट करना है, या जैसे आपको मान लो अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेशन में कुछ जो टाइम लगेगा, तो वो टाइम के लिए भाई सीपीयू खाली ना बैठे। तो ठीक है, तो वो आपका जो एंट्री है, आपकी जो प्रोसेस है, उसको लैप्स करके वो किसी दूसरी प्रोसेस पे जो है वो लैप्स कर जाए, तो इसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग। आगे एग्जांपल और एनिमेशन से देखेंगे किस तरीके से होता है। तो भाई नाउ यू आर कंफ्यूज्ड विद द इनपुट एंट्री, किसी भी आप अगर एंट्री में आप कंफ्यूज हो दैट फॉर्म एंड यू नीड सम मिनट्स टू एक्वायर दैट इंफॉर्मेशन। नाउ वेट ऑपरेशन स्टार्टेड फॉर प्रोसेसर इन प्लेस ऑफ आईओ ऑपरेशन। तो ऐसी कंडीशन में जो है सीपीयू जो है वेट मोड में ना जाए, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं। एंड जनरली सीपीयू वेट्स अंटिल when you input next details, then question rises CPU should wait for IO operation by you। तो भाई इसका आंसर जो ठीक है, तो CPU को जो है हमें वेट ऑपरेशन में नहीं बैठने देना, वेट मोड में नहीं बैठने देना। CPU को हमें एंगेज रखना है, चाहे कोई सी डिवाइस या कोई सी प्रोसेस बिजी हो या ना हो, जो बिजी है उसको लैप्स कर दे और अगली वाली प्रोसेस पे वो चला जाए। If so, then we will unable to get the full utilization or get full speed of CPU because we put CPU on wait. It is not good to get fast speed. So that CPU never wait for blank, we use multi programming concept, ठीक है। तो भाई अगर कोई सीधा सीधा यही कंसेप्ट है यहाँ पर, कोई प्रोसेस जो है अगर बिजी है तो सीपीयू उस बिजी प्रोसेस पे ना अटक जाए, उसको लैप्स कर दे और नेक्स्ट वाली प्रोसेस को जो कि रेडी है प्रोसेस होने के लिए, उसको जल्दी से वो प्रोसेस कर दे। तो ये कंसेप्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है एनिमेशन के थ्रू। तो मल्टीटास्किंग की तरह से ही यहाँ पे थ्री जॉब है, 3 प्रोसेस है या 3 टास्क होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड कर रखा है मैंने, आईओ ऑपरेशन वेट में मैंने ऐड कर रखा है कुछ प्रोसेस में। मान लो यहाँ पे ये ए प्रोसेस है, अब ये यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होती चली जाएगी, ठीक है, जिस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है और ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग स्टेज में यहाँ पर गोइंग टू बी स्टार्ट, ओके, एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आईओ वेट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बिजी है, किसी भी तरीके से, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बिजी है, ठीक है। तो भाई जो मल्टीटास्किंग में इससे पहले मैंने बताया था, वो सिक्वेंशियली जो है एग्जीक्यूट होते चले जा रहे थे 1 by 1 इस तरीके से, जिगजैग ऑर्डर में, इस तरीके से, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जब मान लो सपोज यहाँ पे जब आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे तो प्रोसेस बिजी है, अब प्रोसेसर जो है रेडी है, स्टार्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस सी है, जो हमारा सी एप्लीकेशन है, वो कुछ बिजी है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में, वो अलाउ नहीं करता कि सीपीयू जो है उसको जो है एग्जीक्यूट करे। तो अब क्या होगा, तो अब देखते हैं इसको एनिमेशन के थ्रू कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो टाइम स्लॉट आ गया हमारा, टाइम T1, ठीक है, स्टार्ट हुआ। तो ए का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, ए का फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब सी के फर्स्ट पार्ट पे आई जो कि बिजी है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सीधे सीधे इसको लैप्स कर देगा, ये प्रोसेस लैप्स, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्विच हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट यानी सी से एग्जीक्यूशन डायरेक्टली ए पे जंप कर जाएगा, ए पे सीधे जंप कर जाएगा, ठीक है। अब उसको जो है बिजी रखना है, तो भाई यहाँ पे बिजी, यहाँ पे हैंग ना कर जाए सिस्टम, यहाँ पे रुक ना जाए, तो इसको जो है अगली प्रोसेस पर जंप करना, को इस कंसेप्ट को ही मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ए जो है, अब ये भी यहाँ पे इस जगह आकर के ये भी बिजी हो गई, तो भाई फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए और अगली प्रोसेस पे वो चले, यानी प्रोसेस भाई कुछ भी हो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो नेक्स्ट आया यहाँ पे, उसने लैप्स कर दी, फिर यहाँ पे आया, अब उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये वाली प्रोसेस इस टाइम पर बी का जो सेकंड पार्ट है वो फ्री एग्जीक्यूट होने के लिए उसने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर सी के पैर आ गया, ये भी फ्री एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे उसको बिजी मिल गया, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा, एप्लीकेशन स्विच हो जाएगी और इस प्रोसेस को भी वेट में रखे रहने देगा और आगे जो है एग्जीक्यूट करेगा। T6 पर आ गया यहाँ पर, फिर से फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट कर दिया, आगे एग्जीक्यूट कर दिया, नेक्स्ट फिर एग्जीक्यूट कर दिया, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर दिया, फिर यहाँ पर से वापस साइकिल फिर से आगे रिसेट, फिर ये आ गया, फिर आ गया, और फिर जो है इसको यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मिला, फिर से लैप्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से करता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर ये वाला जो इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन था यहाँ पर बिजी, इसको फुलफिल कर लिया गया, कंप्लीटेड है, और ये रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो T1 पे फर्स्ट आ गया, ए का फर्स्ट, फिर बी का फर्स्ट, फिर सी का फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गया, T3 पर टाइम T3 पर आ गया और ये लैप्स हो गया, फिर आगे T5 और फिर से ये अभी बिजी है तो आगे लैप्स हो जाएगा, T7 आ गया, T8 आ गया, फिर T9, फिर इस तरीके से एग्जीक्यूशन हमारा चलता रहेगा। Let's check out next term, multiprocessing. The multiprocessing is occurred by hardware based and hardware dependent. तो भाई मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी प्रोसेस या मल्टी प्रोसेसर बेस्ड है। ये जो टर्म है या ये फीचर है, ये फीचर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है जो कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो सपोर्ट करता है मल्टी प्रोसेसिंग को। तो ये जो टर्म है भाई, ये जो है यहाँ पर हम इस टर्म में जब हम अपने हार्डवेयर को इम्प्रूव कर लेते हैं या बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हम इम्प्रूव कर लेते हैं, तो तब हमें जो है मल्टी प्रोसेसिंग का जो फीचर जो है वो मिलने लगता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, आगे देखते हैं। Multiprocessing means in multiprocessing, execution is done by multiprocessors or more than one processors. Here, processes or jobs can be divided in multiprocessors to execute. यानी यहाँ पर भाई जो हमारे टास्क हो रहे हैं, जॉब्स हो रहे हैं, या जो जो प्रोसेसिंग चल रही है, जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है, तो भाई यहाँ पर ये जो प्रोसेसेस चल रही है कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग पूरा एनफ क्वांटिटी में पूरा हार्डवेयर जो है प्रोसेस को दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो है अगर मान लो सिंगल प्रोसेस चल रही है तो सिंगल प्रोसेस जो है वो दो प्रोसेसर के बीच में डिवाइड हो जाएगी, जबकि सिंगल प्रोसेसिंग जो होती है उसमें एक ही प्रोसेस को, अगर एक प्रोसेस है तो एक प्रोसेसर को हैंडल करना है, अगर 10 है तो एक प्रोसेसर को हैंडल करना है, अगर 100 प्रोसेस है तो एक प्रोसेस को हैंडल करना है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है भाई, जो भी प्रोसेस हैं वो जो प्रोसेसिंग लोड है, जो वर्क लोड है, यानी कि वो जो है मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है मल्टी प्रोसेसिंग में तो वो दो प्रोसेसर पे डाल दिया जाता है। और एग्जीक्यूशन यहाँ पे भाई टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट ना करते हुए वो जो है, मतलब टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन मतलब कि आगे मैं एनिमेशन से मैं समझा पाऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो अगर सिंगल प्रोसेस है तो वो प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस पर डिवाइड कर दी जाती है, और जहां पर एक प्रोसेस का एक पार्ट एग्जीक्यूशन होता है एक टाइम पर, वहां पर जो है उसके दो पार्ट एग्जीक्यूट होने लगते हैं। अगर दो प्रोसेस हैं तो
पहली वाली प्रोसेस को पहला प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसी टाइम पर जो सेकंड प्रोसेस है उसको जो है सेकंड प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यानी कि पैरेललाइजेशन जो है फिजिकली जो पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो हमारा बढ़ जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है या फीचर है थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ पर हम जब भी अपने हार्डवेयर को हम मल्टी प्रोसेसर बेस्ड हम बनाते हैं तो जो है ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग टर्म जो है उस कंडीशन में एग्जीक्यूट होगी। When we used dual or multiprocessor motherboard यानी कि hardware, then multiprocessing will be occurred. Multiprocessing is used to get extreme speed or when we have a tough or very heavy process to execute. Mainly multiprocessing is used in supercomputing and large server stations like Google search engine or YouTube servers. There are a lot of works, a lot of algorithms to execute. So at these types of places, multiprocessing is recommended. तो भाई जहां पर हमें हमारा जो वर्क लोड काफी होता है, ठीक है, तो वहां पर हमें जो है मल्टी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर हमें मल्टी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे सर्वर स्टेशंस हो गए, जितने भी सर्वर्स हैं तो वहां पर मल्टी प्रोसेसर लगता है। जैसे कि कोई भी अगर आप साइट देख रहे हो तो वो साइट किसी ना किसी सर्वर पे चल रही होगी। जैसे Amazon.com है, तो भाई Amazon.com पे जो है ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही उसको ब्राउज कर रहे हो उसी टाइम पर। उस टाइम पर एक ही समय पर लाखों यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लाखों यूजर जो है उसको एक्सेस कर चुके होते हैं। तो इस टाइम पर जो है एक खास जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें प्रोसेसिंग हमें अगर हमारे पास होगी तो तभी हम लाखों यूजर्स को एट ए टाइम अपना नेटवर्क या अपनी प्रोसेस जो है वो हम प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया तो वहां पर जो है मल्टी प्रोसेसिंग का यूज होता है। भाई यूट्यूब सर्वर है तो वहां पर हम मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करेंगे। अब वो जो वीडियो जो है कॉपीराइट वगैरह जो है सारा ऑटोमेशन चल रहा है यूट्यूब सर्च इंजन पर। तो ये जो है कोई भी पर्सन्स का काम, ये पर्सन्स कर ही नहीं सकते इस काम को, ठीक है। जब तो वहां पर एक स्ट्रांग और हैवी एल्गोरिदम्स जो है वहां पर अप्लाई की हुई है। तो वहां पर तो ऐसे जगह के लिए हमें मल्टी प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि सुपर कंप्यूटिंग जो है, सुपर कंप्यूटिंग इज गुड एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। तो देन टुडे ऑल मॉडर्न ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग फीचर लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 एंड ubuntu, स्पेशली विंडोज सर्वर 2008 2012 आर मेड फॉर कंडक्टिंग मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कुछ सर्वर्स हैं जो कि स्पेशली मल्टी प्रोसेसिंग के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो भाई आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मल्टी प्रोसेसिंग। अब आगे देखते हैं कुछ इमेजेस के थ्रू कि मल्टी प्रोसेसर मदरबोर्ड हमारे किस तरह के होते हैं। भाई ये हमारा जो है मल्टी प्रोसेसर मदरबोर्ड है। यहाँ पे ये दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2। ठीक है, ये सॉकेट है, यहाँ पर इसमें प्रोसेसर मिसिंग है। ये जो इस सॉकेट के अंदर जो आएगा प्रोसेसर आएगा, प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2। रैम की स्लॉट्स काफी दी हुई है यहाँ पर। तो ये बहुत हैवी मदरबोर्ड है, बहुत हैवी वर्क के लिए है, एक स्पेशल टाइप के वर्क के लिए है ये मदरबोर्ड। फिर आगे और देख लेते हैं। तो ये भाई ये 4 प्रोसेसर इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर। 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये एक बहुत स्ट्रांग बहुत हैवी मदरबोर्ड है, ये बहुत स्पेशल सुपर कंप्यूटिंग की तरह से। हालांकि सुपर कंप्यूटिंग तो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा एक्सपेंड लेवल पे उसका हार्डवेयर होता है। और देखते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ ये लगा हुआ है मदरबोर्ड। तो इसके अंदर यहाँ पे सीपीयू आ गया, इसके ऊपर से हीट सिंक और आती है डबल। ठीक है, तो बाकी आप इमेजेस वगैरह चेक कर सकते हो आप। तो इस तरह जब भी हम अपने हार्डवेयर में इस तरह के हम मदरबोर्ड वगैरह यूज कर लेते हैं, यानी मल्टी प्रोसेसर हम जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसिंग कंसेप्ट पर काम करने लगते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि एनिमेशन से किस तरीके से होता है। कि व्हाट इज द मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर भाई एक दो प्रोसेस हमारे पास फिलहाल अभी दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए प्रोसेस बी एग्जीक्यूट करने के लिए। और हार्डवेयर हमने जो है मल्टी प्रोसेसर बेस लगा दिया, CPU 1 CPU 2। यहाँ पर हम 2 CPU दे रहे हैं प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा एग्जीक्यूशन होता है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं, तो इंडिविजुअली यहाँ पर ए के लिए CPU 1 कम पूरा फ्री है, पूरा मतलब अवेलेबल है। पहला प्रोसेसर पहली प्रोसेस के लिए, प्रोसेस ए के लिए अवेलेबल है, और दूसरा प्रोसेसर CPU 2 प्रोसेस बी के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है। तो यहाँ पर हार्डवेयर लेवल पर पूरा पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। तो किस तरीके से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा प्रोसेसर प्रोसेसिंग हमारी इस तरीके से स्टार्ट होगी। स्टार्ट हुआ T1 पे, अब 2 प्रोसेस एट ए टाइम जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, फिर T2 पे नेक्स्ट स्टेप, फिर T3 पे नेक्स्ट स्टेप, फिर T4 पे नेक्स्ट स्टेप और T5 पे फिर नेक्स्ट स्टेप।
अब यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक प्रोसेस में जो है 5 स्टेप है। तो सिंगल प्रोसेस होता तो सिंगल प्रोसेसर अगर होता तो यहाँ पर 2 प्रोसेस होती तो दोनों एक प्रोसेसर पे डिवाइड कर दी जाती, ठीक है। मगर यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग है तो एक जॉब जो है पूरी तरीके से डिफाइन कर दी ऑन सिंगल प्रोसेसर। तो T5 टाइम में 2 प्रोसेस जो है आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, तो डबल स्पीड यहाँ पे हमें मिल पा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम चलता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट हुई, डन। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की कि व्हाट इज द मल्टी थ्रेडिंग और ये किस तरीके से बेनिफिशियल है और एक्चुअल में ये क्या चीज है। तो यार जितनी भी टर्म्स हैं, ये अभी तक जितनी भी ये टर्म्स हैं, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसमें ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ा डीपली लेवल पर है, जो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डीपली लेवल पे है। और जो जितने भी बिगनर्स स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है ये समझने के लिए। तो फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग इज अकर्ड और परफॉर्म्ड एट प्रोग्रामिंग लेवल या कोडिंग लेवल, ठीक है। तो जो मल्टी थ्रेडिंग जो हम अपने एप्लीकेशन में दे सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग की जो अवेलेबिलिटी हम करा सकते हैं फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो जो हम करा सकते हैं वो अपने डेवलपमेंट के बिहाफ पर हम करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें आगे सामने आ रही हैं। तो मल्टीटास्किंग था, तो मल्टीटास्किंग में बताया था कि जो मल्टीटास्किंग जो काम करता है वो टाइम शेयरिंग पे काम करता है। आपको पता है कि व्हाट इज द टाइम शेयरिंग। फिर आगे चलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जो करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग वर्क्स ऑन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मल्टी प्रोसेसिंग वर्क्स ऑन मल्टी प्रोसेसर, यानी हार्डवेयर लेवल, हम हार्डवेयर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग काम करता है प्रोग्रामिंग मेथड पर, हमारे प्रोग्रामिंग मेथड पर, यानी कि जो भी हम किसी तरह के अगर हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हमें जो है अपनी उस डेवलपमेंट में हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो कि मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है या प्रोवाइड कराता है, जैसे जावा है, जावा जो है मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। और अगर हम मल्टी थ्रेडिंग में अगर हम जावा में एप्लीकेशंस बनाते हैं तो अपनी उस एप्लीकेशंस में हम मल्टी थ्रेडिंग का फीचर हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है मल्टी थ्रेडिंग भाई कब आता है, हमारी प्रोग्रामिंग एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट अवर एप्लीकेशन पर हम मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। यानी कि मल्टी थ्रेडिंग कैन बी एग्जीक्यूट एट कोडिंग लेवल, ठीक है। तो कोडिंग लेवल पर हम जो है मल्टी थ्रेडिंग को अनेबल करते हैं हम एग्जीक्यूशन में, ठीक है, प्रोसेसिंग में। आगे चलते हैं। तो क्या बात अभी तक समझे, तो आगे देखते हैं। मीन्स इफ वी डू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज देन मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट्स नॉट सपोर्ट। तो जो सी लैंग्वेज है हमारी डेनिस रिची द्वारा, तो वो जो है भाई मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करती। और ठीक है, तो सी में जितनी भी एप्लीकेशंस बनी है तो मल्टी थ्रेडिंग का फीचर जो है वो आपको नहीं मिलता। अगर मल्टी थ्रेडिंग का फीचर आपको लेना है तो आपको एटलीस्ट जावा मतलब जितनी भी ओल्डेस्ट जितनी भी लैंग्वेज है, तो उसमें फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो जावा थी, जो कि मल्टी थ्रेडिंग का फीचर लेके आई थी। तो अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग का एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ा सा जावा में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी और भी लैंग्वेजेस होती हैं एडवांस, लेकिन जावा आप देख सकते हैं एज ए बिगनर स्टूडेंट अगर हैं तो। अब आके देख लेते हैं प्रोसेस, आपका क्लियर होगा कि व्हाट इज द प्रोसेस, क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस करके देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या चीज है और हमारा थ्रेड क्या चीज है, ठीक है। तो जब थ्रेड समझ में आएगा तो तभी मल्टीपल थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन क्या होता है, वो दैट इज कॉल्ड मेनली मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द थ्रेड एक्चुअली। तो प्रोसेस, ठीक है, पहले प्रोसेस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वो यार प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस दैट इज एप्लीकेशन, या किसी भी एप्लीकेशन और टास्क में जो है प्रोसेस मतलब जब वो एग्जीक्यूशन में आता है आपका रैम में, आपका मेमोरी में, तो वो एक प्रोसेस नाम से क्रिएट हो जाता है और उसकी कुछ आईडी वगैरह बन जाएंगी, तो दैट इज अ प्रोसेस। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं तो एग्जीक्यूशन के अंडर जो भी वो बन जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है या किस किस तरीके से डिफरेंट हो सकती है थ्रेड से। तो भाई प्रोसेस जो होती है वो हैवी वेट होता है, वो एक अपना आप में कंप्लीट, अपना आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है।
यानी कि अगर एमएस ऑफिस चल रहा है तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है एमएस ऑफिस, और वो जो है हैवी वेट एप्लीकेशन है, यानी अच्छी खासी वो मेमोरी एलोकेट करेगी, अच्छा खासा वो जो है प्रोसेसर को खर्च करेगी, प्रोसेसर को लेगी वो, ठीक है, उसका यूज करेगी, ठीक है, रन्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यानी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यह नहीं देखना कि यार दूसरी प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे कि अगर हम एमएस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेटर को जस्ट ऑन कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस अलग प्रोसेस है और कैलकुलेटर अलग प्रोसेस है, दोनों चाहे हम कोई सी चलाएं या ना चलाएं, हम अपनी मर्जी से कभी भी कोई सी भी एप्लीकेशंस को हम एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। तो प्रोसेस रन्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, उसका किसी दूसरी अनदर प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। नो नीड सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन विद अदर प्रोसेस, वो यही बात है, इंडिपेंडेंटली से ही इसका मतलब निकलता है, ठीक है। तो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट अपनी मर्जी से, अपने जितना हमारा हार्डवेयर एफिशिएंट, जितने हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी है, तो उसके बिहाफ पर हम मल्टीपल प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अंडर मल्टीटास्किंग फीचर, ठीक है। फिर लॉन्ग लाइफ साइकिल, मतलब जो प्रोसेसिंग की जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। लॉन्ग टाइम मीन्स जब तक आप उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, जब तक वो अंडर एग्जीक्यूशन है, तो तब तक उसकी जो है यानी आप लंबे समय तक के लिए ही काम करोगे। तो लॉन्ग लाइफ साइकिल, तो प्रोसेस की जो लाइफ साइकिल होती है वो लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, यानी मान लो आपने 30 मिनट्स एमएस ऑफिस पे काम किया तो उसकी लाइफ साइकिल होगी 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर के लिए आपने वो प्रोसेस या एप्लीकेशन आपने यूज की। तो ये था भाई अबाउट द प्रोसेस। अब देख लेते हैं व्हाट इज द थ्रेड। थ्रेड क्या चीज है? तो दैट इज सब पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। ओके, दैट इज सब पार्ट ऑफ ए प्रोसेस, ठीक। मैनी ऑफ थ्रेड्स मेक अ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए भाई उसमें मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, और डिटेल में देखते हैं इसका। लाइट वेट थ्रेड जो होता है वो लाइट वेट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस बिहेवियर, या प्रोसेस का नेचर पर, कि प्रोसेस में किस तरह के हमारे नेचर हमारे चल रहे हैं, प्रोसेस में हम किस तरह का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस बिहेवियर। ओनली सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन अंडर प्रोसेस, तो जो थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन होता है, यानी प्रोसेस चल रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, जो प्रोसेस जो चल रही होगी, तो वो जब प्रोसेस जरूरत पड़ने पर किसी भी थ्रेड को कॉल कर सकता है। अब एक थ्रेड को कॉल कर सकता है या मल्टीपल थ्रेड को वो कॉल कर सकता है। अब सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रहा होगा उसकी जरूरत पड़ने पर ही वो मतलब कॉल करेगा, और जो है ये सिंक्रोनाइज्ड एग्जीक्यूशन होता है। सिंक्रोनाइज्ड का आप मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि किसी चीज के हिसाब से काम होना, जैसे कि, तो सिंक्रोनाइज्ड का मतलब मैं यहां पे बताता हूं। मान लो कोई एक टैप है, ठीक है, कोई एक टैप है और यहां पर आपको बाल्टी भरनी है, ठीक है, ये आपने बाल्टी भी, ठीक है, पानी भरना है इसमें। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यह है कि हमारा मोटर या टैप जो है वो तभी ऑन हो जब बाल्टी उसके नीचे रखी हो। तो मतलब बाल्टी उसके नीचे रखी हो और तभी टैप से पानी आए, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो जो टैप जो है वो बाल्टी की पोजीशन पर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि दोनों साथ साथ, अगर बाल्टी नहीं है और टैप चल गई तो हमारा पानी जो है वो बेकार जाएगा। तो इस चीज को हम सिंक्रोनाइज कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं आगे, थ्रेड, हाँ ये चल रहा था, ठीक है, तो वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, ठीक। अंडर प्रोसेस शॉर्ट लाइफ साइकिल, तो जब जरूरत पड़ती है प्रोसेस को किसी भी थ्रेड की अपने हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, तो किसी भी थ्रेड को वो कॉल कर लेता है, और वो बहुत जल्द शॉर्ट टाइम के लिए होता है क्योंकि लाइट वेट होती है, और वो जो है बहुत जल्दी जो है वो टर्मिनेट हो जाता है और प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो जरूरत पड़ने पर जो है एक तरह का ऐसा कोड जो कि एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो दैट इज थ्रेड, वो थ्रेड बोला जाता है। अब आगे एक एग्जाम्पल से मैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा कि यार थ्रेड क्या चीज है एक्चुअली। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं लेके आया हूं, डिजिटल क्लॉक का एक एग्जांपल लेके आया हूं कि इसमें हम थ्रेड कहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम थ्रेड कहां पर यूज कर सकते हैं, तो हम एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे, ठीक है। सपोज हमें डिजिटल क्लॉक बनानी है विद अलार्म फीचर, तो एक डिजिटल क्लॉक बनानी है विद अलार्म फीचर। तो यहां पर जो है, अगर हम, हालांकि बनने को तो पॉसिबल है, हम विदाउट मल्टी थ्रेडिंग भी हम डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टी थ्रेडिंग का अगर हम इस प्रोजेक्ट में अगर हम यूज करें तो उसका एक अलग ही इफेक्ट है, और जो एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन है वो बड़ा कन्वीनियंट और फास्ट होगा।
किस तरीके से देखते हैं। It needs multi-threading concept. If clock without alarm, then procedural programming like C is enough. But for alarm function, we should provide multi-threading. Then it will be set better development. ठीक है, अगर अलार्म मीन्स अलार्म, अगर हम अलार्म स्पीकिंग या अलार्म जो टोन है अगर उसके बगैर सिंपल हम डिजिटल क्लॉक बनाए तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें अलार्म को प्ले करना पड़ेगा तो मल्टी थ्रेडिंग का यूज हमें करना पड़ेगा। दैट्स बेटर डेवलपमेंट एंड गुड डेवलपमेंट। क्यों करना पड़ेगा, उसकी एक वजह है, उसकी एक सिचुएशन। डिजिटल क्लॉक में एक तरह की सिचुएशन आ रही है कि वहां पर अगर हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं तो दैट्स बेटर। अब वो सिचुएशन क्या है, किस तरह की नेचर है, देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो मैंने अभी एक फ्लो चार्ट लिख रखा है, मैंने कुछ ब्रीफ कोडिंग लिख रखी है यहाँ पर कि किस तरीके से हम डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। ये वाला विदाउट मल्टी थ्रेडिंग है, एक सिंपल डिजिटल क्लॉक है। हियर इज अ सिंपल डिजिटल क्लॉक कोड विदाउट अलार्मिंग। यहाँ पर विद मल्टी थ्रेडिंग का मैंने यूज किया हुआ है विद अलार्म कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलार्म यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम अलार्म यूज करेंगे तो यहाँ पे मैंने मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर लिया। अब कैसे, तो भाई 60, ठीक है, आप कोड पढ़ सकते हो, अगर कोड में एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो क्लॉक में जो सबसे छोटी चीज है वो सेकंड्स है। ठीक है, तो सेकंड्स जो है हम पता है हमें, जब सेकंड्स काउंट 60 तक होंगे तो 1 मिनट का इंक्रीमेंट हो जाता है। जब मिनट 60 तक काउंट हो जाते हैं, इंक्रीमेंट हो जाते हैं, तो हमारा 1 आवर हो जाता है। और आर, ठीक है, ये 24 आवर्स या 24 आवर्स हो जाते हैं तो सारी चीजें रिसेट हो जाती हैं। तो ये कोडिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी है। काउंट 60, अगर 60 सेकंड 59 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो सेकंड को 0 कर दे और मिनट्स को जो है इंक्रीमेंट कर दे। अगर मिनट्स जो है 59 है तो वो फिर मिनट को 0 कर दे और आर में इंक्रीमेंट कर दे। और अगर आर्स जो है 24 हो जाए तो बाकी सारे रिसेट कर दे। तो ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोग्राम सिंपल डिजिटल क्लॉक का। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई अलार्म फंक्शन। ठीक है, बाकी सेम कोडिंग ही है लगभग। अलार्म फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अलार्म फंक्शन क्या कह रहा है, शुड बी प्ले एट 6 AM। तो यहाँ पर भाई टाइम तो चलाए लेकिन भाई अलार्म में चलाए। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 टास्क यहाँ पर आ गए। एक तो टाइम का चलाना, ठीक है, एक तो टाइम को चलाना, रियल टाइम की बात हो रही है। ठीक है, एक तो टाइम को चलाना और अलार्म को प्ले भी करना। तो यहाँ पे 2 टास्क हमारे हो रहे हैं। हालांकि हम ये वाला काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं हम टाइम शेयरिंग कंसेप्ट का यूज करते हुए। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाएगा, मैं उसमें जाने नहीं चाहता। अभी यहाँ पे मैं इसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फंक्शन है मेरे पास काम करने के, एक तो टाइम चलाना, एक अलार्म प्ले करना। तो सेम कोडिंग हुई आ जाएगी। ठीक है, क्लॉक विद अलार्म काउंट 60 सेकंड तक, 6 सेकंड्स को 60 तक काउंट करे। ठीक है, 59 होते हैं तो भाई रिसेट कर दे, 6 सेकंड को रिसेट कर दे 0 पर, इंक्रीमेंट कर दे 1 मिनट का। फिर अगर मिनट्स अगर 59 होते हैं तो मिनट्स को वो 0 पर रिसेट कर दे। ठीक है, अब कॉल जो अलार्म फंक्शन है, अलार्म की जो कंडीशन वो हमने लगा रखी है भाई, अलार्म कब कॉल हो, 6 AM पे कॉल हो। तो कॉल अलार्म फंक्शन व्हेन MM00 HH, जब मिनट्स 00 हो और आवर्स जो है वो 6 AM हो। ठीक है, तो अलार्म को कॉल करे, प्लस कंटिन्यू सेकंड काउंट, और सेकंड्स को भी वो काउंट करे। तो भाई यहां पर ऐसा है, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमें ये 2 काम जो है पैरेलली हमें करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारी प्रोजेक्ट में, हमारे एप्लीकेशन में इनएक्यूरेसी, पहली बात तो इनएक्यूरेसी की एरर आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सेकंड्स जो हैं वो काउंट होते रहते हैं। मान लो आप ये कहते हैं कि भाई अलार्म फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, उसके बाद मैंने सेकंड, ठीक है, मैं उसके बाद सेकंड को कॉल कर दूंगा, सेकंड इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो एक बात बताओ भाई, ठीक है, टोन प्ले हो गई, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में या तो वो टोन प्ले करेगा, भाई लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है ना उसमें, लाइन बाय लाइन। तो टोन प्ले, अगर उसने जो है अलार्म टोन को प्ले कर दिया तो अलार्म प्ले को वो जो है आपकी, सपोज अलार्म टोन जो है वो 5 सेकंड की हुई, 5 सेकंड का बीप हुआ, तो 5 सेकंड वो जो है अलार्म टोन को प्ले करने में जो है वो स्पेंड कर लेगा 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स बाद आपका जो है सेकंड्स का जो इंक्रीमेंटेशन है वो कॉल होगा। तो क्या हो गया, 5 सेकंड्स का आपका डिले हो गया, आपका एक्यूरेसी टाइम जो है यानी कि 5 सेकंड आपका डिले हो गया एक अलार्म साइकिल पर। तो इस तरीके से यहां पर इनएक्यूरेसी की एरर हमें यहां पर आती है। तो हमें मल्टी थ्रेडिंग यानी कि मल्टीपल स्मॉल फंक्शन और स्मॉल कोड हमें एट ए टाइम हमें एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक, हमने दोनों को कॉल करा दिया भाई। उधर जो है दूसरी तरफ, एक तरफ हमने अलार्म टोन को प्ले कर दिया, दूसरी तरफ हमने सेकंड काउंटिंग रखी। ठीक है, काउंटिंग रखी तो हमारा एक्यूरेसी भी रहेगी टाइम में और हमारा प्ले भी होता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन पर हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज करते हैं। ठीक है,
फिर बाकी वही है सेम, इंक्रीमेंट 1 आवर हो जाए तो 24, अगर ठीक है इंक्रीमेंट 1 आवर कर दे और 24 जब आवर्स जो है 24 हो जाए तो बाकी सारी चीजों को रिसेट कर दे, फिर से वापस वो साइकिल चल जाए। तो इस तरीके के सिचुएशन को हमें हमको जो है वो मल्टी थ्रेडिंग का यूज करना पड़ता है। आगे देखते हैं और आगे कि क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर भाई सेकंड्स आर इंक्रीमेंटिंग इन रियल वर्ल्ड। सेकंड्स को जो है हम वो मतलब हमारे प्रोग्राम को, हम अपने प्रोग्राम को वेट पे नहीं रख सकते क्योंकि रियल वर्ल्ड का डेटा है वो, और वो हर एवरी सेकंड, हर मिली सेकंड वो काउंट होते रह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमने टास्क लगाया, मल्टी थ्रेडिंग में हम किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। 6 AM हुआ हमारा टाइम, 6 AM हुआ, ठीक है, हमने दो फंक्शन कॉल कर दिया। एक तो हमने ऊपर वाला सेकंड्स काउंट करता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 9 60 तक काउंट करेगा, और अलार्म प्लेस 5 सेकंड्स, और ये जो है उधर दूसरी तरफ जो है अलार्म फंक्शन को या अलार्म टोन को प्ले कर देगा 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इस थ्रेड की, ये दो थ्रेड हो गए एक तरीके से, हालांकि एग्जीक्यूटेबल कोड है या आप स्मॉलेस्ट प्रोसेस कह सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये इसकी लाइफ साइकिल इतनी तक की थी जहां तक इसकी जरूरत थी, फिर 5 सेकंड्स बाद ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपना डिसेबल या जो है, ठीक, यहां तक ये चलेगा खाली, और ये आपका चलता रहेगा क्योंकि इसको जो है जरूरत पड़ रही है, लंबे टाइम तक के लिए जरूरत पड़ रही है, तो ये वाला फंक्शन आपका चलता रहेगा। तो ये एक जो है बेहतर मुझे जो एग्जांपल आया समझाने के लिए मल्टी थ्रेडिंग। तो आई होप कि मल्टी जो थ्रेडिंग है वो क्लियर हुआ होगा। तो ये टॉपिक थे, 3-4 टॉपिक थे जो कि मैंने क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।